स्टार्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स पेरिफेरीज और एक्सट्रीमिटीज डिनोट्स द। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में आप लोग पढ़े होंगे इसको, CC3। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। तो गुड इवनिंग टू ऑल। तो बताइए ये क्या होगा। आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किसी को नहीं मालूम? औरंगजेब नहीं? ओके ठीक है, समझो। बेसिकली चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पढ़े होगे आप लोग तो CC3 में। तो बेसिकली बच्चों का डेवलपमेंट किस ओर होता है, कैसे होता है। तो दो टर्म उसमें मिलेगा आपको। एक प्रोक्सिमा डिस्टल, बेसिकली डेवलपमेंट कैसे होता है, प्रोक्सिमा डिस्टल, और दूसरा होता है सेफ्लोकॉर्डियल। ठीक है। और भी जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर फर्स्ट वो गलत है, मतलब वो ऐसा कोई डेवलपमेंट होता ही नहीं है बेसिकली साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है, थर्ड सही है, फोर्थ गलत है। अब देखो क्या है सेफ्लोकॉर्डियल और प्रोक्सिमा डिस्टल क्या है। देखो सेफ्लोकॉर्डियल बताता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले उसका मस्तिष्क का विकास होता है, उसका ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, बाद में अन्य अंगों का डेवलपमेंट होता है। यानी कि सबसे पहले ऊपर वाले अंगों का डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे मेरे पैर वगैरह डेवलपमेंट होते हैं। तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेफ्लोकॉर्डियल डेवलपमेंट। ठीक है। अब ये देख समझो, प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमा डिस्टल बोलता है कि बच्चों का डेवलपमेंट सबसे पहले पास से होता है, यानी कि शरीर के जो भीतरी अंग है उसका पहले डेवलपमेंट होता है, उसके बाद बाह्य ढांचा मेरा बनता है। ठीक है। तो मात्र एक ही ऑप्शन इसमें है जो सही होगा, वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ गए? हाँ बोलिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। ओहो कट गया PDF, सॉरी। शेयर कर रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन है, स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रंस वेयर। बेसिकली सर हिंदी साइड का थोड़ा सा क्वेश्चन कट जा रहा है। कट जा रहा है? अच्छा वो कैसा क्वेश्चन ही वैसा ही है। देखो अब क्लियर हो गया, देखो हिंदी में। थोड़ा सा कट जा रहा है सर। ओके मैं लास्ट में पढ़ता हूँ, रीड आउट करता हूँ। ठीक है स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां, ऑप्शन हमारे पास 4 है। पहला ऑप्शन है, मतलब बोल रहा है कि स्कूल कैसी संस्था है बच्चों के समाजीकरण के लिए। तो आपको देखना है ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, उसमें बेस्ट जो होगा आपको उसको टिक आउट करना होगा। प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। ठीक है। प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है। प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है। प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। अब देखो इसमें देखा जाए तो सब सही है,
परंतु हमें वैसा टर्म देखना है जिसमें सभी बातें शामिल हो जाए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को ध्यान से देखिए कि प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। यानी स्कूली बच्चे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, शिक्षक भी अपना एक्टिविटीज करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 एंड 4 ये सभी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में शामिल हो जा रही है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला आंसर होगा। ठीक है, बिठा देते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, और इसको हम छोटा करते हैं। बोल रहा है जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह ही पोशाक धारण करते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं। देखो बिहार में नई पॉलिसी आई है कि जो भी शिक्षक होंगे उनको ड्रेस कोड दिया गया है। तो इसलिए बोला जा रहा है क्वेश्चन एक सर। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं तो जो बेसिकली जो शिक्षक होते हैं उनकी पोशाक को आप धारण कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है समूह की पहचान का, बेसिकली समूह की पहचान हो जाए इसलिए ऐसा करते हैं। समूह आज्ञाकारिता का, मतलब ओबीडियंस दिखा रहे हैं आप कि हम आज्ञाकारी है भाई, जो भी लोग पहन रहे हैं वैसा पहनते हैं। या कंप्लायंस का, समूह निर्देश अनुपालन का। या चौथा समूह की अनुरूपता का। समझिए, आंसर कीजिए। ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, मैंने अभी तो हम आप लोग को 2021 सोल्व कराए हैं और 19 पूरा सोल्व करवाए हैं। ये 2018 की क्वेश्चन पेपर है। मुझे लगा ये क्वेश्चन जितने भी सीटेट अभी तक हम सोल्व किए उसमें सबसे ज्यादा टफ यही क्वेश्चन पेपर था। यस सर, यस सर। गलत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। देखिए पहचान से कोई मतलब नहीं है, बेसिकली आप उसको फॉलो कर रहे हैं जहां पर आपको एनालॉजी मिल रही है, कन्फर्मिटी मिल रही है, अनुरूपता मिल रहा है कि हम शिक्षक हैं तो हमको उसी अनुसार से अनुपालन करना पड़ेगा। बेसिकली उसी जो उसके फॉर्म्स है उसको हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा आएगा आपको कन्फर्मिटी, समूह की अनुरूपता का, उसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो तीसरा का ऑप्शन नंबर 4 होगा राइट आंसर, ना कि 1। ये सही होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाँ पढ़िए, हिंदी इंग्लिश वाले दोनों पढ़ सकते हैं। द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेन्ड ड्यूरिंग पियाजे डैश स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। कौन औरंगजेब, तू गलती कर रहे हो यार, 4 का 3 कौन लिखा है? पियाजे के थ्री जाकर पढ़ो आज कम से कम। संवेदी ऑब्जेक्ट गामा का परमानेंस, यस, ऑब्जेक्ट परमानेंस पाया जाता है आपको सेंसरी मोटर स्टडीज में। बच्चों को जब आप खिलौना दोगे तो उसको लगता है कि वहीं पे खिलौना है, हटा देने के बाद भी ऑब्जेक्ट परमानेंस को शो करता है। तो ये पढ़ लीजिए थियरी, आप गलती कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा फर्स्ट। थियरी एक बार रीड आउट कर लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम इज प्लान्ड फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ। हम आपको इंक्लूसिव एजुकेशन में एक बात बोले थे, ठीक है, कि वैसे ये बच्चे जो एकदम क्लासरूम में हाइपर यानी कि डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा आगे होते हैं या बहुत बिलो होते हैं,
तो दोनों को एक साथ कैटर तो नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इंक्लूसिव अप्रोच में एक इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग प्रोग्राम होता था, ठीक है, उसको लॉन्च किया गया था। उसी के पर्सपेक्टिव में देखिए क्या लिखा हुआ है। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। विशेष शिक्षा कार्यक्रम, स्पेशल एजुकेशनल प्रोग्राम। दूसरा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। तीसरा, ओपन स्कूल एजुकेशनल प्रोग्राम, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम। चौथा, ई लर्निंग एजुकेशनल प्रोग्राम, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। आंसर कीजिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समय दे रहे हैं, आपके पास समय है मात्र 1 मिनट। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सुमन आंसर कीजिए, ऋषा, औरंगजेब। सर पढ़े ही नहीं है। ओके, देखो 5 का लग रहा है, क्या लग रहा है, फर्स्ट लग रहा है। नहीं 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 नहीं, 5 का फर्स्ट नहीं होगा बाबू। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझो। बेसिकली जो 5 नंबर क्वेश्चन है, उसमें पहला ऑप्शन चलते हैं। स्पेशल एजुकेशन सिस्टम में क्या है कि वैसे स्टूडेंट पढ़ते हैं जहां एक प्रकार के बच्चे पाए जाते हैं, डिसेबिलिटी एक प्रकार की पाई जा सकती है। हो सकता है कि वहां पे केवल केवल फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, मेंटली हैंडीकैप्ड हो, सभी तरह के एक चलो एक तरह देखा जाए तो स्पेशल चाइल्ड पाए जाते हैं। तो स्पेशल चाइल्ड के लिए स्पेशल एजुकेशनल प्रोग्राम होता है, ठीक है। वहां पे कुछ ऐसा नहीं किया जाता है कि सबको अलग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वैसा बात नहीं बोला है कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम की बात बोल रहा है। इंडिविजुअल मतलब एक एक व्यक्ति के लिए, क्लास में 40 बच्चा है, अगर 40 बच्चा अपने आप में यूनिक है, तो 40 के लिए जो एजुकेशनल प्लान होगा वो अलग अलग होगा। कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 तो गलत हो जाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट हो सकता है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन प्रोग्राम, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, जो कि बाल केंद्रित शिक्षा अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इन पे इंक्लूसिव भी शामिल हो जाएगा, इंटीग्रेटेड भी हो जाएगा, स्पेशल भी हो जाएगा। क्योंकि बाल केंद्रित की बात कर रहा है, एक कम्प्रिहेंसिव नेचर की बात कर रहा है। क्या बालक स्पेशल एजुकेशन में नहीं आते हैं? आते हैं। क्या इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम में नहीं आते? आते हैं। क्या स्पेशल एजुकेशन सिस्टम में नहीं आते? आते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा अपने आप में बहुत ब्रॉडर कंसेप्ट की बात करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, उसको मतलब ही नहीं विद्यालय से है, ओपन स्कूलिंग सिस्टम है। तो ओपन स्कूलिंग में तो बच्चों को कोई ध्यान ही नहीं रखा जाता है, आपको स्टडी मटेरियल भेज दिया जाता है, ई लर्निंग से कोई मतलब ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा जो राइट होगा। समझ गए? समझे या नहीं? समझ गए? नहीं समझे? यस सर। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 आंसर कीजिए, ये तो बता दोगे। Between dash month of age, most children begins to combine words into short sentences while speaking. ये भी आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी CDP में पढ़े होंगे आप लोग, CC3 पेपर में ये पढ़ना है। बच्चे बेसिकली कब शब्दों को मिलाकर सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ नहीं, ध्यान दो अपने घर के बच्चों को ध्यान दो कब वो सही तरीके से बोलना स्टार्ट करते हैं। ये आंसर होगा 18 to 24। लगभग 1.5 से 2 साल का बच्चा होता है तब सेंटेंस फ्रेमिंग धीरे धीरे स्टार्ट करता है, एक एक शब्द शब्द को जोड़ जोड़ कर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन IQ वाज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा? स्टर्न, बीने, गाल्टन, टर्मन। सोच का आंसर दीजिएगा।
ऐसे ही नहीं, अक्सर लोग गलत कर देते हैं इसमें। सेवेंथ का आंसर कीजिए। बी ने गलत कर दिए औरंगजेब। और कोई आंसर करना चाहते हैं? सुमन, कौन दिया था, तैयारी की हो? रिचा, नहीं तैयारी है, भगवान भला करे। देखो, जो फर्स्ट आईक्यू था बेसिकली बुद्धि लब्धि की बात स्टर्न ने किया था, ठीक है। लेकिन बुद्धि लब्धि निकालने के जो फॉर्मूला दिया था वो उसने बीने ने दिया था, ध्यान देना। बीने ने आईक्यू का निकालने का फॉर्मूला डेराइव किया, लेकिन कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट किसने किया था? स्टर्न ने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर, न कि ऑप्शन नंबर 4। ये तीसरा सही है। नेक्स्ट चलते हैं, बताइए क्वेश्चन नंबर 8। क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द concept ऑफ, सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है, ये तो बता दो। हाँ बिल्कुल सही, डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करता है, ठीक है, ये तो जानते हैं सब होंगे। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस में उसकी अलग फॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस तो होंगी, लेकिन सृजनात्मकता और इंटेलिजेंस में बहुत बड़ा अंतर भी पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि डाइवर्जेंट थिंकिंग होगा ना कि कन्वर्जेंट थिंकिंग। नैरोअर थिंकिंग की बात नहीं करता है, विविध प्रकार के थॉट्स आते हैं, चीजों को एक रिफ्लेक्ट करना जानता है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। द एक्सेप्ट acceptable sound combinations of the language are specified in its rules. Language across curriculum, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजकों को इसके नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। बेसिकली बोल रहा है कि मतलब कौन सी एक एक मतलब एक सिस्टम है जिसमें हम भाषा के जो ध्वनि होता है, जैसे आ ओ उतार चढ़ाव होता है, उसका अध्ययन करते हैं। ऑप्शन देखो ऐसे ही मार दोगे क्या मिल रहा है, अगर कुछ भी नहीं मालूम नियम है तो ऑप्शन देख करके आंसर किया जा सकता है बहुत आसानी से। जिसमें देखो ध्वनि लगा हुआ है उसको बोल दो। 9 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ग्रामेटिकल उससे मतलब ही नहीं है, ध्वनि की क्या संयोजन है, उतार चढ़ाव क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। सेंटेंस का सिनेप्टिक फॉर्मेशन कैसा है, इससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि ध्वनि के संयोजन होना चाहिए, उनकी उतार चढ़ाव की बात कर रहा है, तो ध्वनि संबंधित फोनोलॉजिकल स्टडी करता है इसके लिए। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। मन नहीं लग रहा है क्या सोल्व करने में सबको? कोई आंसर नहीं चल रहा है। 2018 क्वेश्चन दे दिया जाए तो तुम लोग 10 नंबर लेकर आओगे सीडीपी का। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। द पोजीशन वेयर थॉट पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज इज कॉल्ड। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? आपकी सोचने की प्रक्रिया भाषा निर्धारित कर रहा है, यानी भाषा आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। यानी मान लो कि तुम बिहार हो और चले गए तुम साउथ इंडियन, जहां पे तमिलियन बोला जाता है, तमिल बोला जाता है बेसिकली। अब तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारे लिए क्या डिटरमिनेंट हो जाएगा? तुम सोच सकते हो परंतु भाषा उसमें मुख्य फैक्टर रहेगा।
क्योंकि भाषा तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। जब तक तुम्हें भाषा नहीं आएगी समझ में, तुम परसीव नहीं कर सकते चीजों को। यानी भाषा आपके सोचने की प्रक्रिया को क्या कर रहा है, इम्पैक्ट डाल रहा है। ओके, यानी कि कहीं कल्चर टेंडेंसी की बात किया ही नहीं, तो सांस्कृतिक प्रभावित हो ही नहीं सकती है। कॉग्निशन की बात किया ही नहीं है, भाषा प्रभावित कर रही बेसिकली। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा वो सेकंड होगा, भाषा निर्धारित करती है बेसिकली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। Ravi repairs appliance by testing hypothesis about the cause of the malfunction based on his experience with the symptoms he uses. अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। ठीक है, ध्यान दीजिए कौन सा मेथड की बात कर रहा है, वह उपयोग कर रहा है किस विधि का, अपने एक्सपीरियंस को बेस्ड बना करके, और उसके जो सिम्टम मिल रहे हैं उसके आधार पर क्या करता है, हाइपोथेसिस का निर्माण करता है। हाइपोथेसिस मींस क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, उसके बाद क्या करता है, उसकी खराबी को दूर करता है, मतलब उसके कॉजेज हैं उसको दूर करने की कोशिश करता है। तो कौन सा आंसर होगा इसका, 11 का क्या आंसर होगा, वह उपयोग करता है। अरे विधि की बात कर रहे हैं बाबू, किस विधि में पढ़े हो, इनसाइट की तो बात हो नहीं रहा है कि मतलब ध्यान लगाया कहाँ गलत है, चलो सोल्व कर दो। ऐसा तो कुछ है नहीं कि भगवान बुद्ध ऐसा ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसको, आत्मदर्शन कर लिया, ऐसा तो हुआ नहीं। एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। एल्गोरिथम का यूज नहीं कर रहा है, बेसिकली मैथमेटिक्स नहीं यूज कर रहा है। कहीं एल्गोरिथम की बात करें कि कहीं को सेट पैटर्न मिल रहा है कि हम उसको यूज करके देखते हैं। मानसिक मेंटल सेट की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेंटल यूज कर रहा है, बेसिकली अपने अनुभव के आधार पर यूज कर रहा है। लेकिन आप देखिए उसमें लिखा होगा एक हाइपोथेसिस का निर्माण करता है और उसके बाद आंसर ढूंढने की कोशिश करता है बच्चा। बेसिकली आपको ह्यूरिस्टिक मतलब बताए थे कि खोज करना होता है। वो खोज कब होगा, जब उसके पॉसिबल आंसर को हम फाइंड आउट करते हैं कि ये हो सकता है और जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ह्यूरिस्टिक मेथड में पढ़े होंगे आप लोग, इसलिए आंसर हो जाएगा अनुमान विधि, न कि अंतर्दृष्टि, कलन विधि और मानसिक दृढ़ता। ओके, चलिए अपने आप को मिलाइए कि आज कितना सही हो रहा है। नेक्स्ट, आज बहुत गलत हो रहा है सर। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिव्या ऑफन डिवाइड्स द असाइंड जॉब इनटू स्मॉल टास्क। समझो क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेंटेंस को पकड़ो, एक एक शब्द अपने आप में मायने यूज किया गया है। यहाँ पे शब्द को अगर डिकोड कर लिया आप लोग तो आंसर आराम से बन जाएगा। अगर ऐसे ही सुपरफिशियल बात करोगे तो नहीं हो पाएगा आज। दिव्या ऑफन डिवाइड्स द असाइंड जॉब इनटू स्मॉल टास्क, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा है, विच सी हैंडल इजिली सी इज यूजिंग। बोल रहा है कि एक काम है, ठीक है, और काम को क्या किया, करवाने के लिए उसको छोटे छोटे भाग में तोड़ दिया ताकि काम करना आसान हो जाए। अब समझो, छोटे छोटे भाग में तोड़ रहा है मतलब कि हर एक छोटा भाग का काम एक तरह के गोल डिसाइड कर रहा है। और आप लोग पढ़े होंगे छोटे छोटे तोड़ना मतलब एनालाइज करना। कोई एक बड़ा काम है तो छोटे छोटे भाग में हम तोड़ देते हैं, ब्रेक करके समझते हैं, उसको बोलते हैं एनालिसिस। जब छोटे छोटे भाग को जोड़ करके निष्कर्ष निकालते हैं उसको बोलते हैं सिंथेसिस। विश्लेषण और संश्लेषण याद है किसी को, ये टर्म जिसको याद होगा वो आंसर सही कर देगा। ठीक है,
थर्ड होगा सर। यस, तो 12 का होगा थर्ड, चूंकि तो एक गोल में डिवाइड कर रहा है। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। एक गोल में ब्रेक कर दे रहा है और सबके लिए एक मतलब पार्ट में ब्रेक कर दे रहा है, सबके लिए गोल फिक्स कर दे रहा है। और हम जानते हैं कि हर एक चीजों को, अगर कोई भी चीज है, कोई भी काम करना है, उसको छोटे छोटे भाग में अगर हम तोड़ देते हैं, तोड़कर स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं एनालिसिस, विश्लेषण। और जब छोटे छोटे भाग को तोड़ करके या जोड़ करके, सॉरी, हम निष्कर्ष निकालते हैं तो उसको बोलते हैं विश्लेषण। तो ऑप्शन नंबर 12 का, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर तीसरा होगा राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सोसाइटी डिटरमाइंस द रोल ऑफ मेल एंड फीमेल। समाज हमें ये डिसाइड करवाता है कि आप महिला हैं या पुरुष। यह कथन बताता है, यह कथन क्या बोलता है बेसिकली, जेंडर एज ए इनहेरेंट कंस्ट्रक्ट, स्त्री पुरुष है, या ये बेसिकली आपके जन्मजात है, इनहेरेंट है, लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, या समाज द्वारा थोपा गया है। जेंडर एज ए हेरिडिटरी इंडोमेंट, आनुवांशिक प्रतिभा है, या समाज द्वारा दिया गया है। जेंडर एज ए इंट्यूटिव कंस्ट्रक्ट, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, या जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। यस, हम लोग जेंडर बेसिकली एक समाज के द्वारा निर्धारित किया गया एक फिनोमिना है, या एक कंस्ट्रक्ट बनाया गया है। कहीं से कोई जन्मजात ऐसा चीज बात नहीं होता है कि आप पुरुष है और महिला है। ठीक है, जो जो भूमिकाएं निर्धारित करते हैं कि महिलाएं यही काम कर सकती हैं, पुरुष यही काम कर सकते हैं, ये समाज द्वारा डिसाइडेड किए गए हैं। न कि बायोलॉजिकली आप जन्म लिए या बोले गए कि आपको, आप जन्म लिए हैं और आपको यही काम करना है। ये जन्म से नहीं मिलता है, बल्कि हमारा समाज डिसाइड करता है कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि क्रिकेट लड़कियां नहीं खेलती हैं, ये कौन डिसाइड किया था? गुड़िया का खेल को बच्ची खेलती है, लड़का नहीं खेलता है, बॉयज खेलते नहीं खेलते हैं, गर्ल्स खेलती हैं। ये समाज द्वारा एक कंस्ट्रक्ट तैयार किया गया था। लड़कियां कमजोर होती हैं, ये समाज द्वारा एकदम कंस्ट्रक्ट तैयार किया गया था। ये समाज द्वारा थोपा गया एक अवधारणा है। तो समाज हमें डिसाइड करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचयन प्रणालियों के कुछ उदाहरण हैं, बताइए। ग्रेडिंग, कोडिंग, मेकिंग एंड क्रेडिट accumulation system are some of the example of evaluation procedure of answer sheet of the examination, या symbolizing position of children in a class, depicting the academic progress in report card, या scoring procedure of assessment of learner achievement। हाँ, अभी सही किया आप लोग। रिचा, सॉरी, औरंगजेब अभी सही किया है। रिचा आंसर करो सही। हाँ बिल्कुल, आप लोग पढ़े होंगे CC9, CC9 में पढ़े हैं ना आप लोग? असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, असेसमेंट फॉर लर्निंग में पढ़े होंगे आप लोग। अधिगमकर्ताओं को बेसिकली कैसे हम असेसमेंट करते हैं, तो ग्रेडिंग से करते हैं, कोडिंग से करते हैं, बेसिकली उन्हें अंकन करते हैं, मतलब एक असाइन करते हैं चीजों को, और उनका एक क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड तैयार करते हैं। तो बच्चों की बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कितना बच्चा सीख पाया है, उनकी अचीवमेंट को चेक करते हैं, उपलब्धि को चेक करते हैं, न कि परीक्षा के उत्तर पत्रों का मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन के लिए क्या होता है, बेसिकली हम लोग मार्क्स असाइन करते हैं, न कि उसमें ग्रेडिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं। ठीक है, तो 14 का हो जाएगा आंसर कौन सा? 14 का हो जाएंगे आपके आंसर 4। चलिए नेक्स्ट, असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प द टीचर। फिर देखिए असेसमेंट से क्वेश्चन पूछा है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। ठीक है, तुम लोग पढ़ने वाले हो और आपको हम अचीवमेंट चेक करें, तो हमारे लिए एक शिक्षक के लिए क्या क्या काम करेगा, किस लिए वो
लाभदायक है? आंसर कीजिए जल्दी। मेंटेन द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ लर्नर, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में क्या इतना नीच काम करेंगे हम? इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में? बिल्कुल हो सकता है, ऐसे देखते हैं। और मेक एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ लर्नर इन द क्लासरूम, कक्षाओं में अधिगम क्षमता के समूह बनाने में? या प्रिपेयर एक्टिविटी लॉग फॉर टीचिंग, शिक्षण के लिए गतिविधियों को सूची तैयार करने में? बताइए कौन कॉम्प्रिहेंसिव लग रहा है आपको? रिचा सही है, बिल्कुल सही है। औरंगजेब तुम्हारा भी सही है। सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चूंकि बेसिकली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मेरा कैसा चल रहा है, बच्चा कितना सीख पा रहे हैं, कितना नहीं सीख पा रहे हैं, कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, इसी को जानने के लिए हमें आकलन करने की आवश्यकता पड़ती है कि बच्चों का अचीवमेंट हम चेक करते हैं कि बच्चा कितना सीख पाया, इसलिए उनका असेसमेंट करते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस के लिए अगर शिक्षक कैसा पढ़ा रहा है वो भी डिपेंड न करता है बच्चों के अचीवमेंट पे। तो हो सकता है कि बच्चों का अचीवमेंट देख कर लगा, ये शिक्षक को मालूम चले कि मेरी जो स्ट्रेटेजी है, मैंने जो शिक्षण विधि अपनाई है, हो सकता है वो गलत है या उसमें चेंजिंग की आवश्यकता है, तो शिक्षक भी उसमें चेंजिंग करेगा। स्टूडेंट को ही पता चलेगा कि मैंने कितना सीख पाया है, उससे शिक्षक भी जान पाएंगे इनके पास कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रखता है। तो ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर कौन हो जाएगा? सेकंड, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इसको तो कोई काट ही नहीं सकता, जल्दी आंसर करो। मैंने पढ़ाया है, गलती करोगे भगा देंगे। ओके सही है, बिल्कुल सही। पढ़ाए आप लोगों को समता और समानता के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन बताए थे आप लोग को, या प्रॉपर्टीज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, उसमें आपको पढ़ना था कि जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी उतना ही उनको हेल्प चाहिए। मान लो आपको 8 रोटी चाहिए, किसी को 2 रोटी चाहिए भूख मिटाने के लिए, तो उसको 8 ही दो और किसी को 2 ही दो। हमको वेस्ट नहीं करना, सबको समान रूप से नहीं देखा जा सकता है, बल्कि सबको समता के भाव से देखा जा सकता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? सेकंड। नेक्स्ट चलिए, द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट हैज बीन इनेक्टेड इन द ईयर। ये भी बताओ, ये भी भगा देंगे अगर नहीं बताए तुम लोग तो। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट याद है? पीडब्ल्यूडी एक्ट कब आया था? अच्छा, रिचा 1995 पीडब्ल्यूडी एक्ट आया था। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट याद होगा कब आया है? आंसर कीजिए, कौन होगा आंसर? 16 का आंसर कीजिए आप लोग, जल्दी कीजिए। ऑप्शन नंबर 4 सही है, बिल्कुल सही है। औरंगजेब तुम्हें याद है शायद, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 1992 में आरसीआई एक्ट आया था, 1995 में पीडब्ल्यूडी एक्ट आया था, 1999 में मल्टीपल एक डिसेबिलिटी आया था, उसके लेकर एक्ट आया था, और 1916 में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया था, द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ठीक है, दिव्यांग अधिकार अधिनियम। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, चिल्ड्रंस विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड बी टॉट इन ए स्कूल हैविंग टीचर्स। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक किस तरह के हो भाई? बेसिकली बोल रहा है कि सही बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं
और उनको पढ़ाने के लिए विद्यालय होना चाहिए जहां पे शिक्षक क्या करे, टू टीच अ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ क्लासरूम बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके, या ऑप्शन नंबर सेकेंड, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न और फोर्थ, बच्चों को समरूप अधिगम बनाने में प्रशिक्षित हो। तो बताइए क्या होगा 18 का सेकंड। यस, देखिए इसको आंसर पढ़िए अच्छा से, क्या बोल रहा है कि विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार, मतलब जिसकी जैसी नीड होगा उसके अनुसार क्या करेंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करेंगे और उसको ट्रेंड करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बताइए 19, ये तो बता सकते हैं कोई भी, ये भी हम पढ़ाए हैं, जल्दी बोलिए। 19 का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम या अधिकार जो बच्चे शामिल हुए थे उसकी उम्र क्या थी? 3 होगा सर। ओके, 6 to 14 याद है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। चलते हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन, प्रोवाइडिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन एक्सेसिबल फॉर्मेट टू द डाइवर्स लर्नर्स इम्प्लाइज, विविध आवश्यकताओं या विविध अधिगमकर्ताओं के लिए, मतलब बहुत सारे जो लर्नर्स हैं वो विभिन्न सेक्शन से बिलोंग करते होंगे, उनमें डाइवर्सिटीज है, उनके लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का तात्पर्य है। मतलब इजीली रूप से आप उन्हें क्या कर रहे हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल उपलब्ध करवा रहे हैं। इससे आपका क्या मतलब है भाई? ऑप्शन देखिए, यूनिवर्सल इंक्लूसिव एजुकेशन, इथिकल कंसिडरेट, सार्वभौमिक समय से शिक्षा के लिए नैतिक विचार, मोरल जस्टिफाई की कहीं बात ही नहीं किया है। यूनिवर्सल कोड ऑफ टीचिंग प्रैक्टिसेस, ऐसा कुछ भी नहीं होता यूनिवर्सल कोड ऑफ टीचिंग प्रैक्टिसेस। यूनिवर्सल ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ टीचिंग, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ टीचिंग में इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता है कि आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल उपलब्ध करा दिया जाए। हाँ, अब ऑप्शन नंबर 4 बच सकता है, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग में होता है कि सभी जो लर्निंग रिसोर्सेज हैं या स्टडी मटेरियल है उनको उपलब्ध कराइए, और सबकी डाइवर्सिटी को ख्याल में रखते हुए, विविधता को ख्याल में रखते हुए आप क्या कीजिए, टीचिंग स्ट्रेटेजी का यूज कीजिए। तो इस अनुसार से ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। नीलू कुमारी सर, 19 काल होगा ना, 19 काल मतलब 19 का 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम, आरटीई एक्ट जो था। ठीक है, 8 वर्ष के आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात कहा था। तो ऑप्शन नंबर 20 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो राइट आंसर होगा। सर 4 कैसे होगा सर? हाँ मैं बोल रहा हूं ना, देखो जो फर्स्ट है ना उसमें इथिकल कंसिडरेशन की बात नहीं किया है, ठीक है, और इंक्लूसिव शिक्षा में बेसिकली उसमें हम आपको बताए थे इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम चलते हैं, आईईडी चलते हैं डाइवर्सिटी के अनुसार, तो वहां से तो एक इंक्लूसिव निकल गया, खत्म हो गया ऐसे ही। सेकंड है कि कहीं भी ये कहा जाए तो यूनिवर्सल कोड ऑफ टीचिंग की बात कहीं नहीं किया गया है कि कोई एक टीचिंग का कोड होता है।
बेसिकली एक लर्निंग का कोड होता है, अधिगम का कोड होता है, जिसमें सभी शिक्षक और टीचर शिक्षक और जो शिक्षार्थी होते हैं उसमें पढ़ते हैं। और उसका मुख्य मकसद ये होता है कि सभी टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज को उपलब्ध करा दिया जाए और बच्चों के नीड के अनुसार, सुन लीजिए, बच्चों के नीड के अनुसार आप टीचिंग स्ट्रेटजी का यूज कीजिए। बेसिकली चाइल्ड सेंटर्ड की बात करता है। तो इसमें मात्र एक ही ऑप्शन ऐसा है जो आपको हो सकता है, वो है यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। ठीक है, ओके। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 डैश इन्वॉल्व सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। एग्जाम्पल प्लानिंग, रिव्यूइंग, रिवाइजिंग। स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित है। सेंट्रेशन, मेटाकॉग्निशन, कॉग्निशन और एकोमोडेशन। तो पहला और चौथा काट दो, ऐसे ही नहीं है, तुम लोग जान रहे हो। अब दो ऑप्शन तुम्हारे पास आया, मेटाकॉग्निशन और कॉग्निशन। तो कॉग्निशन मीन्स क्या जानते हो तुम लोग? कॉग्निशन का सिंपली मीनिंग होता है टू नो, जानना, समझना, बुझना। ये कभी भी क्रिएट की बात नहीं करता है, या कभी भी ये नहीं बात करता है कि हम अपना असेसमेंट करें, रिव्यूइंग करें या फॉर्मेशन करें। तो मेटा कॉग्निशन आप लोग पढ़ाए थे, कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन, ज्ञान का ज्ञान हम लोग बोलते हैं मेटा कॉग्निशन। ठीक है, तो बेसिकली कॉग्निशन में हम चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, उसके मीनिंग को कंप्रीहेंड करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्रिएशन की बात नहीं करता है, इवैल्यूएशन की बात कभी नहीं करता है, प्लानिंग की बात नहीं करता है, असेसमेंट की बात नहीं करता है, लेकिन मेटा कॉग्निशन सबकी बात करेगा आपको। तो कंप्रिहेंसिव टॉपिक इसमें कौन हो गया आपका? मेटा कॉग्निशन, न कि केवल कॉग्निशन। तो 21 का हो जाएगा आंसर नंबर सेकंड। समझो इस बार, ये कॉन्सेप्ट बन जाएगा ना, तो अच्छा अच्छा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा तुम लोगों को। अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है मेटा कॉग्निशन। अभी रिसर्च का सबसे बड़ा टॉपिक चल रहा है मेटा कॉग्निशन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। When children think to interpret the received information according to their experiences, it is called। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं, तो उससे कहा जाता है। सोच समझ के आंसर करो। क्रिएटिव थिंकिंग बोल रहे हो तुम लोग कि भारी न पड़ जाए। सर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगा क्या सर? नहीं नहीं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंसेस हैं और उसके बेस पर बात कर रहा है, और वो भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, उसको इंफॉर्मेशन उसको मिल रहा है, उसमें अपना एक्सपीरियंस को ऐड कर रहा है, तो क्या हो सकता है? सर ऑप्शन नंबर 1। बिल्कुल नहीं, रिफ्लेक्टिव की बात नहीं कर रहा है। एक ही ऑप्शन नंबर हो सकता है, वो भी कॉन्क्रीट थिंकिंग होगा। देखो, अब हो सकता है तुम लोग बोले कॉन्क्रीट थिंकिंग है सर जो हम मूर्त रूप में देखते हैं, चीजों को सोचते हैं, समझते हैं। उसका मकसद ये है, बेसिकली कॉन्क्रीट का मतलब ये है कि आप निष्कर्ष निकालने में सक्षम हो जा रहे हैं। जो भी चीजें आपको बताई जा रही है उसके पास, आपके पास एक मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशन है, चीजों को आप इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। वो आपकी कुछ भी फॉर्मेट में हो सकती है। अमूर्त चिंतन की बात नहीं करेगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट की बात नहीं करेगा कि माइंड में वो प्रोसेस कर रहा है। उसके पास इंफॉर्मेशन आया, ठीक है, सूचनाएं आई, उसके बाद क्या अपना एक्सपीरियंस था, उसके बेसिकली इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस मिलकर उसे कंक्रीट बना रहा है। ठीक है, तो चीजें उसके पास, उसके बेस्ड पर अपना एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहा है वो चीजें। तो ये बोल सकते हैं हमको मूर्त चीजें, न कि क्रिएटिव। क्रिएटिव की बात अलग हो जाती है। ठीक है,
मैंने इसको बहुत ज्यादा ट्राई किया, कहीं से मिले कुछ एक्सप्लेनेशन, तो फिर मैंने पढ़ा डीप में, तब मालूम चला एक्चुअली। तो ये ऑप्शन नंबर 22 का 4 होगा आंसर, न कि क्रिएटिव और रिफ्लेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। थोड़ा जल्दी चलते हैं, मेरे पास समय अब निकलते जा रहा है। हाँ, फिर भी देखते हैं हम लोग। टीचिंग learners are varying levels of difficulty based on the ability of individual learners is known as। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर, सीखने वालों को उनकी व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहते हैं। बताइए, बताइए क्या कहते हैं? सटीक नाम का कोई चीज है? सटीक शिक्षण नाम का कोई चीज होता ही नहीं है। अब तुम तो बता दी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, 4 और 3, रिचा तीनों ट्राई कर दी, जबकि तीनों गलत हो गया तुम्हारा। औरंगजेब सही बोल दिया कि चलो 2, 3, 4 गलत हो गया तो पहला सही। हाँ, देख लीजिए। देखो, जब भी डिफिकल्टी लेवल की बात करेगा ना, बच्चों को डिफिकल्टी लेवल के अनुसार हम अगर हम उसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें मात्र एक ही विधि है जो प्रभावी होती है, वो है विभेदीय अनुदेशन। इंस्ट्रक्शन बेसिकली दिया जाता है, और मेथड भी बोलते हैं हम, डिफरेंशियल मेथड बोलते हैं जिसको हम लोग, या डिफरेंशिएटेड मेथड बोलते हैं। बच्चों को क्लासरूम में लेवल्स के अनुसार बांट दिया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ किसको समझने में दिक्कत हो रही है। यानी देखा जाए कि अगर मान लें कि 5 क्लास में 50 बच्चे हैं, तो बेसिकली डिफिकल्टी को 5 भाग में डिवाइड करके, उन्हें डिवाइड करके और फिर पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसका मेन मकसद होता है कि बच्चों की जो डिफिकल्टी लेवल है, उसके आधार पर हम क्या और कैसे बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस विधि को ही हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। देखो, सिलेक्टिव में बस सिलेक्ट कर लेगा बच्चों को, सिलेक्टिव स्टूडेंट को सिलेक्ट करता है और उन्हें पढ़ाता है जिसको दिक्कत हो रही है। प्रिसीजन प्रिसीजन टीचिंग का कभी होता ही नहीं, कोई भी शिक्षण विधि सटीक है ही नहीं। एररलेस इंस्ट्रक्शन होता ही नहीं, त्रुटि होता ही होना ही होना है, कोई ना कोई हैम्पर होता ही होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर 23 का। अब चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग विच इज एंटीसीडेंट टू द स्टेज ऑफ लर्निंग। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो कि अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। अब समझो, समझ में आ रहा है कुछ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नहीं सर। ऐसा क्वेश्चन है, एक बार पढ़ो तो समझ में नहीं आता है क्या पूछ रहा है, कुछ शब्द ही नहीं पल्ले पड़ता है कि प्रतिपालन मतलब क्या होता है। मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग विच इज एंटीसीडेंट टू द स्टेज ऑफ लर्निंग डॉट। ठीक है, अब समझो क्या है एक्विजिशन? नहीं, हाँ, औरंगजेब सही गया है। अब समझो क्या है, बेसिकली बोल रहा है कोई लर्निंग हो रहा है। ठीक है, ठीक है, कोई चीज हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, और देखते हैं कि सीखने से पहले चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। यानी स्कीमा
डेवलप करते हैं, अपना अपना नॉलेज का क्रिएशन करते हैं, ठीक है। जब नॉलेज का क्रिएशन हो जाता है, ठीक है, तब हम क्या करते हैं कि अपने डेली लाइफ में उसका यूज करना स्टार्ट करते हैं। यानी कि जो स्टेटमेंट हम बार बार वेरीफाई कर रहे थे, उसके सभी जगह हम लोग प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, और यो प्रयोग कहलाना ही सामान्यीकरण कहलाता है। अप्लाई करना ही सामान्यीकरण कहलाता है, जो सभी जगह वैलिड हो जाता है, ठीक है। तो उसका पहले का जो फेज आता है, बेसिकली मेंटेनेंस होता है। चीजों को हम जानते हैं, वेरीफाई करते हैं, समझते हैं, तब हम जनरलाइज स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि 2+2 4, और जब समझना तुम्हारी मैथ से ये क्वेश्चन है। दो एक सम संख्या है, फिर अगेन दो एक सम संख्या है, और जो फाइंड आउट आ रहा है बेसिकली वो 4 है, वो भी एक सम संख्या है, ठीक है। अब ऐसे हम हजारों टर्म को, हजारों दो संख्या को जोड़ करके हम निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमें मालूम चलता है कि हमेशा अगर दो संख्याओं को आप जोड़ते हैं, तो फाइनल जो प्रोडक्ट आएगा, आपको फाइनल जो उत्पाद बनेगा, वो भी एक सम संख्या आएगा। बेसिकली हम ये जनरलाइज स्टेटमेंट देते हैं कि हमेशा दो सम संख्याओं को आप जोड़िएगा तो क्या होगा, आपको एक सम संख्या मिलेगा, ठीक है। तो उसके पहले क्या किए हम लोग, चीजों को हम देखने की कोशिश किए, समझने की कोशिश किए, ठीक है, और जानने की कोशिश किए, और वही कहलाता है आपको मेंटेनेंस। तो जनरलाइजेशन तभी होगा जब चीजों को आप जान पाइएगा। तो स्टेज की बात कर रहा है। तो जनरलाइजेशन से पहले की जो स्टेज आती है, उसको बोलते हैं प्रतिपालन, मेंटेनेंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट, सॉरी फोर्थ होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट मूव कीजिए। अब देखिए, जजोंग का मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। उनका मानना है कि जो कॉग्निशन है और इमोशन है, वो क्या वे इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट, एक दूसरे से कोरिलेटेड है। देखिए ऑप्शन छांटिए तो जरा इसमें। हमें भी जब क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे थे, तो मुझे साइकोलॉजिस्ट का नाम नहीं याद था, तो हमें लगा कि क्या करे भाई, रिलेशन पूछ रहा है, चलो देखते हैं क्वेश्चन, तो कुछ मिलेगा इसमें। देखो पहला है अन्योनाश्रित, यानी कि बोल रहा है कि कॉग्निशन इमोशन से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरा ऑप्शन दे रहा है इंडिपेंडेंट, यानी कि कहीं जुड़े हुए नहीं है, स्वतंत्र की बात करता है, कहता है कि इमोशन अगला चीज है, और मतलब अलग चीज है, और कॉग्निशन अलग चीज है। यानी कि लर्निंग में या सोचने समझने में इमोशंस का कोई गेम नहीं होता है, कोई खेल नहीं होता है। तीसरा समझिए, तीसरा बोल रहा है कि नहीं, इंटररिलेटेड है, संबंध की बात कर रहा है, और पहला भी ऑप्शन भी संबंध की बात कर रहा है, चौथा भी इंटीग्रेटेड की बात कर रहा है, जुड़े हुए की बात कर रहा है। तो पहला तीसरा चौथा सेम बात कह रहा है, देख रहे हैं, और कौन सेम नहीं कह रहा है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही आंसर है। कभी कभी लॉजिकल रीजनिंग भी काम आता है, अगर थियरी याद ना हो तब ऑप्शन छांट कर भी हम सोल्व कर सकते हैं चीजों को। चलिए अंकिता बहुत जल्दी आई, इसके लिए धन्यवाद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अ टीचर is teaching children by demonstration of a task to correct the performance of an already learned task. He is using dash method of teaching. जल्दी बताइए। इमिटेशन,
आंसर कीजिए 26 का, जल्दी कीजिए। सेफलोकॉर्डियल। करेक्शन, करेक्शन कोई विधि है? बड़ी मारपीट आएगा मुझे, तुम पढ़ नहीं रहे हो तुम। करेक्शन कौन विधि है जी? ऑब्जर्वेशन कर रहा है? और कुछ देखो, मॉडलिंग वोडलिंग की हो कभी? एक बार विधि पढ़ लो बाबू। इमिटेशन नहीं होगा, बेसिकली अनुकरण नहीं कर रहा है। अनुकरण मतलब विदाउट सेंस अनुकरण होता है, उसमें दिमाग का कोई खेल नहीं होता है। और शिक्षक बिना दिमाग का खेल पढ़ाएगा? बच्चे देखते हो कि जो बच्चा होता है, बेसिकली चाइल्डहुड में पढ़े होगे तुम लोग कि बच्चे पहले इमिटेशन करके सीखते हैं। उसको नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, बस इमिटेट कर दे रहा है, बच्चा नकल कर रहा है, माइंड का यूज नहीं करा। गलत करोगे तो गलत सीखेगा बच्चा, सही करोगे तो सही सीखेगा। लेकिन यहाँ शिक्षक है, करके दिखा रहा है। क्या कर रहा है? मतलब मॉडलिंग प्रस्तुत कर रहा है, मॉडल प्रस्तुत कर रहा है, अपने आप को दूसरी जगह रख रहा है और बताने की कोशिश कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा राइट आंसर, न कि फर्स्ट। और अवलोकन तो छोड़ ही दो, कहीं अवलोकन की बात कहाँ है? पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग यार, बस ऐसे ही मस्ती चल रहा है। चलिए, सॉरी, तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पे। बताइए, मैत्र और जेनिस के अनुसार, नहीं मालूम क्या बोल रहा है, भूल जाओ, किसी के अनुसार समझो। निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण और संश्लेषण जान जाओ। के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, ठीक है, विकल्पों की सूची बनाते हैं, ऑप्शंस की सूची बनाते हैं, और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। क्या प्रोस एंड कॉन्स हो सकता है, उस पर विचार करते हैं। उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है, बेसिकली जो ये काम कर रहा है वो कौन से बिहेवियर में आएगा। क्या वो ऑटोक्रेटिक बिहेवियर में आएगा, आउटगोइंग बिहेवियर में आएगा, विजिलेंट में आएगा, या सर्विलेंस में आएगा? जल्दी बताइए, बिहेवियरिज्म से क्वेश्चन है। बाबू वो सतर्क है, चौकन्ना है, ठीक है, विजिलेंट कहलाएगा वो, ना कि सर्विलेंस पर रहेगा 24 आवर। फर्स्ट गलत हो जाएगा जी। हमेशा टेक्निकल चीजों में सर्विलेंस का यूज किया जाता है, ठीक है, न कि मानसिक रूप से अगर एक्टिव है उसके लिए विजिलेंट का यूज करते हैं हम लोग हैं। सर्विलेंस क्या करता है? बेसिकली आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, आप अंडर सर्विलेंस हैं किसी के, न कि अपना दिमाग आपके अंडर सर्विलेंस सर्विलेंस है। आपका दिमाग आपका विजिलेंट कर रहा है, आपको सतर्क कर रहा है, चीजों को रैशनली सोचने की प्रेरित कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा आंसर, ना कि फर्स्ट। अब चलिए 28। इन डैश थिंकिंग अ चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर evaluates the truth or likelihood of a statement। एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। बताइए क्या करके यूज करता है, बेसिकली डिसाइड कर पाता है बेचारा? कौन से विचार? हाँ, ये तो ऑप्शन सही होगा आप सब। और जब 3, बहुत मारपीट आ गया, तुम तो एकदम गंदा हो गया। ऑप्शन नंबर 4 होगा, लॉजिकल रीजनिंग करता है, लॉजिकल थिंकिंग करता है, उसके आधार पर चीजों को क्या करता है, वो डिसाइड करता है या इवेलुएट करता है, ठीक है। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए 29। द टास्क इन विच द चिल्ड्रन गेट एक्सपीरियंस while enjoying themselves is known as। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है?
जल्दी बताइए। नहीं मालूम किसे? चलो आंसर बताना तुम्हें क्या फोर्थ होगा कहते हैं। सर। समस्या प्रकार फोर्थ? नहीं 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 नहीं, फोर्थ नहीं होगा। चलो मैं आंसर बोलता हूं। आंसर होगा सेकंड। ठीक है, अब सेकंड क्यों होगा बताओ जरा। सर नहीं समझ आ रहा है। हम्म, किसी को मालूम? नहीं मालूम। क्यों? शिक्षक को हमेशा क्यों में लोग फंसाते हैं। ओके, समझो। देखो, ड्रिल और प्रैक्टिसेस भी हो सकता है, ठीक है, बट हम ड्रिल और प्रैक्टिसेस में गए तो सबसे बड़ी बात है कि ड्रिल और प्रैक्टिस जो व्यक्ति करता है वो कहीं ना कहीं एक किसी न किसी के सुपरविजन में करना होता है। ठीक है, तो ड्रिल और प्रैक्टिस अगर करेगा बच्चा तो उसमें क्वेश्चन सुपरविजन कर देना चाहिए था कि किसी के अंडर ऑब्जर्वेशन व्यक्ति क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, और उस कार्य करते हुए बच्चा आनंद भी प्राप्त कर रहा है और उसका एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसको काट दो। अब देखो, ऑप्शन नंबर फोर्थ पे चलो हम लोग। अब समस्यात्मक प्रकार का कार्य, बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अप्रोच होता है, ठीक है, वैसे टास्क जिसमें प्रोलेटिक होते हैं उसमें कॉन्सियस का यूज करता है लोग। ठीक है, और उसमें व्यक्ति को आनंद की अनुभूति नहीं होती है बल्कि कंसंट्रेशन होता है। बेसिकली थॉट प्रोसेस की जागृत होती है। ठीक है, अगर आनंद की अनुभूति तब होगी जब उस समस्या को सोल्व कर लेगा। ठीक है, लेकिन बात कर रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा ये हो रहा है बेसिकली कि बच्चा उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और वो आनंद भी ले रहा है कार्य करते समय और उसका एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड चला। अब देखो, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की बात क्या हो रहा है। ठीक है, अब यहां ऑप्शन होगा सेकेंड, इसलिए क्योंकि खुद जो स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेटरी हो रहा है। ठीक है, तो खुद बच्चा कंज्यूम कर रहा है, अपने आप को एक्टिविटी में भाग भी ले रहा है और नॉलेज का क्रिएशन भी कर रहा है और एंजॉयमेंट भी कर रहा है और एक्सपीरियंस भी कर रहा है। तो इसलिए इसे हम बोलेंगे उपभोक्ता प्रकार के कार्य। ऐसे इसको हम और स्टडी करके बताएंगे, बहुत सारी चीजें इसमें शामिल हैं। हम देखकर और इसको ट्राई करेंगे क्या और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अभी मेरे पास इतना ही एक्सप्लेनेशन है और मैंने इसको बहुत फाइंड आउट भी किया कि काश कहीं कुछ और भी मिल जाए, उतना मिला नहीं चीजें। ठीक है, तो और हम देख करके बताएंगे आपको। ठीक है, ऐसे 29 का सेकंड आंसर रखो। अभी चलते हैं 30। हाँ, 30 के तो आंसर ऐसे क्लियर है, क्योंकि सेंसरी अप्रोचेज की बात कर रहा है तो सुन लेवे किया, देख लेवे किया, स्पर्श कर ही लिया, तो एक बॉडी का नेस्थिक बचा हुआ था, तो फर्स्ट हो जाएगा गतिबोधक। बेसिकली फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहा है जिसमें फिजिकल मूवमेंट हो, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, तो आज यही खत्म करते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्लास में देखो 18 तक हम क्वेश्चन सोल्व करा दिए आप लोगों को, 21 से लेकर 18 तक। आज तो टफ पेपर था ही, इसमें कोई नहीं। मैंने देखा सीटेट का जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत उम्दा क्वेश्चन थे। हमें लगता है कि अगर इसको नेट में पूछ दिया जाए एग्जाम में ना, तो बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे। इवन मैंने जब इसको सोल्व किया तो मैंने 3 गलतियां की इसमें, 27 मैंने इसको सही बनाया। फिर मैंने देखा कहाँ गलती हो रहा था, फिर मैंने खोजने की कोशिश किया। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, इसमें कोई दो डाउट नहीं है, दो राय नहीं है। चलिए हम लोग कल मिलेंगे, कल क्लास करते हैं, आज तक यहीं रखते हैं। गुड नाइट।
बाय, एंजॉय कीजिए आप लोग।